चंद्रपुर गांव में एक धनी व्यापारी हरिदास अपनी पत्नी निर्मला के साथ निवास करता था। चावल और गेहूं का उसका विशाल व्यापार था और किसी भी सांसारिक सुख की उन्हें कोई कमी नहीं थी। परंतु एक ही अभाव उनके जीवन को अधूरा बनाए हुए था, वह था संतान का। हरिदास ने न जाने कितने वैद्यों, कितने तांत्रिकों और कितने तीर्थों के चक्कर लगाए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। निर्मला फिर भी आशा नहीं छोड़ती थी। वह दिन रात ईश्वर से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन हरिदास थक कर बोला, निर्मला, लगता है हमें अगले जन्म में ही संतान सुख प्राप्त होगा। निर्मला ने उत्तर दिया, ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। हरिदास ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह भीतर से हार मान चुका था, किंतु निर्मला की आशा अभी जीवित थी। प्रार्थना से जो समय बचता उसमें वह छत पर पक्षियों को दाना डालती और उन्हें निहारते निहारते खो जाती। एक दिन अचानक उसकी छत पर मैना पक्षियों का एक जोड़ा आकर बैठा। उन्होंने वहीं अपना घोंसला बना लिया। निर्मला को मानो एक नई प्रसन्नता प्राप्त हो गई हो। वह प्रतिदिन उन मैना पक्षियों को दाना देती और घंटों उन्हें देखती रहती। समय बीतता गया और एक दिन उस मैना ने एक अंडा दिया। अब वह जोड़ा प्रतिदिन प्रातः उड़ जाता भोजन की खोज में और संध्या ढलने से पूर्व लौट आता। परंतु उस दिन कुछ भिन्न था। निर्मला ने देखा कि सूर्य अस्त हो चुका है, अंधकार फैलने लगा है, किंतु मैना पक्षियों का जोड़ा अब तक नहीं लौटा। उसने चिंता से भरी दृष्टि से आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे प्रभु, यदि ये पक्षी लौट कर न आए तो उस अंडे का क्या होगा? उसे देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा। निर्मला ने कई दिनों तक प्रतीक्षा की, परंतु वह मैना पक्षियों का जोड़ा फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब निर्मला स्वयं ही उस घोंसले में रखे अंडे की देखभाल करने लगी। वह दिन भर उसे निहारती रहती, मानो वह अंडा नहीं, उसकी अपनी संतान हो। उस अंडे में उसकी सारी आशाएं समा गई थीं। वह अंडा प्रतिदिन कुछ और बड़ा होने लगा। प्रत्येक रात्रि वह थोड़ा और फैल जाता और उसकी चमक भी बढ़ने लगी। यह देखकर निर्मला को धीरे धीरे आश्चर्य भी होने लगा और भय भी। एक दिन उसने देखा कि अंडा अब तरबूज जितना बड़ा हो चुका है। घबराकर वह दौड़ती हुई हरिदास को बुला लाई। दोनों पति पत्नी विस्मय से उस अंडे को निहारने लगे। हरिदास बोला, ये तो किसी पक्षी का अंडा प्रतीत नहीं होता। निर्मला, इतना बड़ा? निर्मला भी सहमते हुए बोली, हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ, पर ये सब हो क्या रहा है? उसी क्षण वह अंडा लुढ़कते लुढ़कते निर्मला के पैरों के पास आ गया। निर्मला ने भयभीत होकर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने अंडे को स्पर्श किया, वह अंडा फूट गया। उसके भीतर से एक नन्ही, अत्यंत सुंदर, दिव्य आभा से प्रकाशित छोटी राजकुमारी प्रकट हुई। दोनों पति पत्नी स्तब्ध रह गए, किंतु उस स्तब्धता के भीतर एक अलौकिक आनंद भी छिपा हुआ था। निर्मला ने कांपते हाथों से उस राजकुमारी को गोद में उठा लिया। यह कैसे संभव है? हरिदास ने कहा। निर्मला ने राजकुमारी को अपने हृदय से लगाते हुए उत्तर दिया, जो भी हो, यह हमारी है, हमारी अपनी। हरिदास ने विस्मय से कहा, एक मैना के अंडे से राजकुमारी कैसे उत्पन्न हो सकती है? इस पर निर्मला मुस्कुराकर बोली, जो भी हो, हमें राजकुमारी तो मिली है ना, यह ईश्वर की ही लीला है। इससे आगे और इस प्रकार उस राजकुमारी का नाम सारिका रख दिया गया। वे दोनों उसे अपनी संतान के समान पालने लगे। जब सारिका बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता केवल गांव में ही नहीं अपितु दूर दूर तक चर्चा का विषय बन गई। उसकी भोली मुस्कान और तेजस्विता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन जब सारिका सरोवर से जल भरने गई थी, उसी समय उस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपने वजीर सुमति के साथ उसी दिशा में भ्रमण पर निकले थे। राजा की दृष्टि जैसे ही सारिका पर पड़ी, वह उसके रूप और सौम्यता पर मोहित हो गया। राजा ने तुरंत वजीर से कहा, सुमति, जाकर पता लगाओ ये कन्या कौन है, किस कुल की है, मैं इसी से विवाह करूंगा। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आज्ञा महाराज, मैं तुरंत इस कन्या के विषय में सब जानकारी प्राप्त करता हूँ। वजीर सुमति ने अल्प समय में ही उस कन्या के विषय में संपूर्ण जानकारी एकत्र कर ली और लौटकर राजा विक्रम सिंह से बोला, महाराज, वो कन्या हमारे ही राज्य के चंद्रपुर गांव की है। उसके माता पिता हरिदास और निर्मला नामक व्यापारी दंपति हैं। राजा ने तत्क्षण आदेश दिया, सुमति, जाकर उनके समक्ष हमारे विवाह का प्रस्ताव रखो। वजीर सुमति उसी दिन चंद्रपुर पहुंचा और हरिदास तथा निर्मला से बोला, महाराज विक्रम सिंह आपकी पुत्री सारिका से विवाह करना चाहते हैं। आपकी पुत्री में क्या रान है? यह सुनते ही दोनों के मुखमंडल खिल उठे। हरिदास तो जैसे प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। अरे सुनो, हमारी राजकुमारी का भाग्य जाग उठा, वह अब इस राज्य की महारानी बनेगी। दोनों की आंखें गर्व और आनंद से भर आईं। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सारिका अब राजमहल की रानी बन गई, परंतु महल की प्रथम रानी दामिनी को यह तथ्य भीतर ही भीतर कचोटने लगा। जहां एक ओर पूरे महल में सारिका की सुंदरता और सौम्यता की चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर दामिनी के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि धधकने लगी थी। राजा विक्रम सिंह इस रहस्य से पूर्णतः परिचित थे कि सारिका किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि एक मैना पक्षी के अंडे से जन्मी थी। किंतु यह रहस्य सारिका की मोहकता को और भी अधिक अलौकिक बना देता था। राजा का अधिकांश समय अब सारिका के साथ व्यतीत होने लगा। वह उसे स्नेहपूर्वक सारिका सुंदरी कहकर संबोधित करते थे और राजकीय विषयों में
भी प्रायः सारिका से ही परामर्श लेते थे। यह सब देखकर प्रथम रानी दामिनी की ईर्ष्या अब असहनीय हो चली थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब बहुत हो गया, इस सारिका सुंदरी को तो महल से सदा के लिए हटाना ही होगा। एक दिन वह सारिका के पास पहुंची और मधुर स्वर में बोली, सारिका सुंदरी, तुम तो हमारी भांति किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई हो। तुम तो एक अंडे से किसी जादू की भांति जन्मी हो। अब तुम रानी हो, राज परिवार की एक सदस्य, तुम्हें तो यह अवश्य बताना चाहिए कि तुम्हारे प्राण किस में बसे हैं। देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन के समान हूँ। यदि कभी कोई संकट आए तो मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकूं। सारिका जैसी भोली और निष्कलंक हृदय वाली रानी को क्या ज्ञात था कि उस मुस्कान के पीछे विष छिपा है। वह तो बड़ी रानी को अपनी सगी बहन मान बैठी थी। उसने सरलता से समस्त रहस्य प्रकट कर दिया। दीदी, मेरे मायके में घर के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा रखा है। उस बक्से के भीतर एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में मोतियों की एक माला है। उसी माला में मेरे प्राण बसे हैं। यह सब सुनते ही दामिनी के अधरों पर एक कपटपूर्ण मुस्कान उभर आई, किंतु चेहरे पर चिंता का अभिनय करते हुए वह बोली, सारिका सुंदरी, तुम्हारे प्राण तो अत्यंत गुप्त और सुरक्षित स्थान पर हैं, पर ध्यान रखना, रानियों के अनेक शत्रु होते हैं और राजमहल में प्राणों का संकट सदा बना रहता है। यह कहकर वह धीमे धीमे वहां से चली गई। सारिका अब तक दामिनी की बातों में खोई हुई थी। उसके मन में हलचल थी, शंका भी थी, परंतु विश्वास ने सब कुछ ढंक लिया था। तभी पीछे से राजा विक्रम सिंह आए और मुस्कुराते हुए बोले, सारिका सुंदरी, किस सोच में डूबी हो? हमें भी तो बताओ। सारिका ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यदि मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे शरीर का दाह संस्कार मत करना। राजा यह सुनकर चौंक गए। ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो सारिका सुंदरी? सारिका ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मृत्यु तो एक दिन सबको आनी ही है। मैं आपसे केवल एक वचन चाहती हूँ, यदि कभी ऐसा समय आए तो मेरे लिए एक अलग महल बनवाइएगा। उसके आंगन में मेरे शरीर को रखिएगा और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाइएगा ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर सके। महल के भीतर एक सुंदर उद्यान और जीवन की आवश्यकता का समस्त सामान भी रखवाइएगा। राजा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अब बस शांत हो जाओ सारिका सुंदरी। जब तक मैं जीवित हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर महाराज, मृत्यु तो एक दिन सबको आनी ही है। मैं आपसे केवल एक वचन चाहती हूँ, यदि कभी ऐसा समय आए तो मेरे लिए एक अलग महल बनवाइएगा। उसके आंगन में मेरे शरीर को रखिएगा और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाइएगा ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर सके। महल के भीतर एक सुंदर उद्यान और जीवन की आवश्यकता का समस्त सामान भी रखवाइएगा। राजा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अब बस शांत हो जाओ सारिका सुंदरी। जब तक मैं जीवित हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर उन्होंने सारिका को अपने आलिंगन में भर लिया। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह ने देखा कि सारिका के मस्तक पर तीव्र ज्वर है। चिंता में डूबे राजा ने तुरंत राजवैद्य धन्वंतरी को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी की परीक्षा की, कुछ औषधियां दी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये ज्वर चिंता का विषय नहीं बल्कि एक शुभ समाचार है। रानी सारिका मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही राजा की आंखों में आनंद की चमक फैल गई। भावुक और प्रसन्न होकर उन्होंने वैद्य को स्वर्ण मुद्राओं से भरपूर पुरस्कार दिया। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। शंखनाद हुआ, दीप प्रज्वलित किए गए और राजमहल उत्सव से भर उठा। सारिका के गर्भवती होने का समाचार फैलते ही चारों ओर से बधाइयां आने लगी। यह राजा विक्रम सिंह की प्रथम संतान थी, क्योंकि दामिनी से उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। अब राजा का सारा स्नेह, समय और ध्यान सारिका की ओर केंद्रित हो गया। यही बात दामिनी को भीतर तक चुभने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, जब से यह आई है सारा प्रेम, सारा ध्यान इसी पर लुटाया जा रहा है। मेरी ओर तो जैसे किसी का ध्यान ही नहीं रहा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? इसे अपने मार्ग से हटाना ही होगा। इसी विचार के साथ उसने एक भयानक षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। दामिनी ने अपने कक्ष में दासी को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, सुनो, तुम तुरंत एक विश्वसनीय गोताखोर को बुलाओ। दासी ने झुककर उत्तर दिया, जैसी आज्ञा महारानी। कुछ ही समय में एक गठीले शरीर वाला व्यक्ति रानी के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया गया। दामिनी ने उसकी ओर तीखी दृष्टि डालते हुए कहा, सुनो गोताखोर, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। किसी प्रकार की भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें तुरंत चंद्रपुर जाना है, सारिका के मायके। जब उसके माता पिता घर पर न हो तो चुपचाप भीतर प्रवेश करना। आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा रखा है। बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में उसका जीवन निहित है। वो डिबिया लेकर सीधे मेरे पास लौट आना। बदले में तुझे इतने स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी कि तेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। लेकिन सुन, यदि किसी को इस बात की भनक भी लगी तो तुझे भस्म करवा दूंगी। गोताखोर भय और लोभ के बीच कांपता हुआ बोला, महारानी जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं आज ही वो डिबिया लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। और उसी रात वह चंद्रपुर पहुंचा। हरिदास और निर्मला किसी आयोजन में बाहर गए थे। यही अवसर था। वह दबे पांव घर में प्रवेश कर गया। जैसे ही उस गोताखोर ने डिबिया कुएं से निकालकर बाहर लाई, उसी क्षण राजमहल में बैठी सारिका के मन और शरीर में एक विचित्र सी व्याकुलता उत्पन्न हो गई। उसकी अवस्था अचानक बिगड़ने लगी और वह सिर पकड़कर बैठ गई। उधर गोताखोर चुपचाप डिबिया लेकर राजमहल पहुंचा और बड़ी रानी दामिनी को सौंप दी। दामिनी की
आंखों में लोभ चमक उठा। उसने वचनानुसार गोताखोर को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया और डिबिया को सावधानी से खोला। उसी क्षण सारिका की श्वासें तीव्र हो गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। दामिनी ने उस डिबिया में से मोतियों की माला निकाली और बिना विलंब किए उसे अपने गले में धारण कर लिया। माला गले में पड़ते ही सारिका की धड़कन थम गई। उसकी आंखें उलट गईं और वह भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन्होंने तुरंत राजवैद्य धन्वंतरी को बुलवाया। वैद्य ने नाड़ी परीक्षण किया, परंतु शोकाकुल दृष्टि से राजा की ओर देखकर बोले, महाराज, रानी सारिका अब इस संसार में नहीं रही। यह सुनते ही राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे फूट फूट कर रो पड़े। महल में शोक की लहर फैल गई। प्रत्येक कोना मानो सन्नाटे में डूब गया। उधर दामिनी अपने कक्ष में बैठी थी। चेहरे पर संतोष और शीतल हंसी के साथ बोली, अब सारिका का जीवन मेरे हाथों में है और मेरे मार्ग की प्रत्येक बाधा सदा के लिए समाप्त हो गई है। थोड़ी देर बाद वजीर सुमति भारी मन से राजा विक्रम सिंह के पास आए और बोले, महाराज, रानी सारिका के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को अग्नि संस्कार हेतु ले जाना होगा। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गहरी श्वास लेते हुए कहा, नहीं वजीर जी, हम सारिका के शरीर का दाह संस्कार नहीं करेंगे। नगर के बाहर एक भव्य महल बनवाओ। उस महल के आंगन में हमारी सारिका सुंदरी का पार्थिव शरीर ससम्मान रखा जाएगा। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की जाएं, ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर सके, और भीतर पर्याप्त भोजन, अन्न, वस्त्र तथा सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाए। यह सारिका की अंतिम इच्छा थी और हम इसे पूर्ण करेंगे। वजीर सुमति राजा की बात सुनकर स्तब्ध रह गए, परंतु आदेश शिरोधार्य मानकर वे तुरंत तैयारियों में लग गए। कुछ ही दिनों में नगर के बाहर एक भव्य महल तैयार हो गया। तैयारियों में नगर के बाहर के जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, भीतर एक सुंदर उद्यान और साज सज्जा से अलंकृत कक्ष थे। उसी महल के आंगन में पूर्ण सम्मान के साथ रानी सारिका के पार्थिव शरीर को रखा गया। धीरास्तिलास मानो कोई अप्सरा निद्रा में लीन हो। महल के भीतर सारिका के पार्थिव शरीर के समीप पर्याप्त भोजन, वस्त्र और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का सामान रखवा दिया गया था, जैसा कि सारिका ने अंतिम बार राजा से निवेदन किया था। उधर दामिनी अपने कक्ष में प्रसन्न बैठी थी। चेहरे पर तृप्ति की छाया लिए सोच रही थी, अब तो सारिका सुंदरी सदा के लिए चली गई। अब महाराज केवल मेरे ही रहेंगे। परंतु दूसरी ओर राजा विक्रम सिंह का मन शोक में डूबा हुआ था। उनका हृदय सारिका की स्मृतियों में उलझा रहता। किसी भी राजकार्य में उनका मन नहीं लगता। कभी कभी वे आत्मसंवाद करते, आखिर सारिका ने ऐसा क्यों कहा था कि उसके शरीर को जलाया न जाए? क्या वह पुनः लौटेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो चला गया वह लौट कर नहीं आता। और फिर भी उनके चरण अपने आप सारिका के महल की ओर मुड़ जाते। एक दिन जब राजा उसी पीड़ा में डूबे महल के चक्कर लगा रहे थे, तभी उनके कानों में एक करुण और कोमल सी आवाज पड़ी, एक बच्चे के रोने की आवाज। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राजा विक्रम सिंह चौंक गए। मन में प्रश्न उठा, इस सुनसान महल में बच्चा कैसे हो सकता है? आखिर भीतर गया ही कौन? वह तुरंत महल के भीतर प्रवेश कर गए और जैसे ही उन्होंने आंगन पार किया, उनकी दृष्टि सारिका के पार्थिव शरीर की ओर गई और उसके ठीक बगल में एक नन्हा राजकुमार बैठा रो रहा था। राजा अवाक रह गए। उन्होंने बिना देर किए राजकुमार को गोद में उठा लिया और आश्चर्य राजकुमार तुरंत चुप हो गया, मानो वह अपने पिता की गोद में आ गया हो। राजा उसे लेकर कुछ देर तक खेलते रहे, परंतु मन में बार बार यही प्रश्न उमड़ता रहा, यह राजकुमार कौन है और यहाँ आया कैसे? थोड़ी देर बाद जब वह राजकुमार उनकी गोद में ही मीठी नींद में सो गया, तो राजा ने उसे सारिका के पार्थिव शरीर के पास सुला दिया और चुपचाप महल से बाहर चले गए। अगले दिन उनका मन फिर व्याकुल हो उठा। वे पुनः सारिका के महल पहुंचे और देखा कि वही राजकुमार अब आंगन में अकेले खेल रहा था। राजा ने फिर उसे गोद में उठाया, दुलार किया और जब वह पुनः सो गया तो पहले की भांति उसे सारिका के शरीर के पास सुलाकर लौट आए। अब यह प्रतिदिन का क्रम बनता जा रहा था। राजा विक्रम सिंह अब प्रतिदिन उस राजकुमार से मिलने के लिए सारिका के महल जाया करते। वह कुछ देर बच्चे से खेलते, उससे बातें करते और जब राजकुमार सो जाता तो उसे सारिका के पार्थिव शरीर के पास सुलाकर लौट आते। समय बीतता गया और वह बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था, इतना की बातें समझने और उत्तर देने लगा था। एक दिन राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? राजकुमार ने मासूमियत से सारिका के निष्प्राण शरीर की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरी माँ तो यही है। यह सुनकर राजा जैसे ठिठक गए। उन्होंने आश्चर्य से पुनः पूछा, लेकिन बेटा तुम्हें प्रतिदिन भोजन कौन देता है? राजकुमार बिना झिझक बोला, मेरी माँ ही मुझे प्रतिदिन भोजन कराती है। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सारिका के शरीर की ओर देखा, जो आज भी उसी प्रकार निष्प्रभ, शांत और निष्क्रिय पड़ा था। उन्होंने पुनः धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ? ये सारिका तो कभी हिलती भी नहीं, ये तुम्हें भोजन कैसे देती हैं? राजकुमार बड़े विश्वास से बोला, मेरी माँ प्रतिदिन रात को जागती है और मुझे भोजन कराती है, ढेर सारा स्नेह करती है और फिर सुबह होने से पहले मेरी माँ पुनः सो जाती है। यह सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर रुककर बेटा, आज जब तुम्हारी माँ रात को जागेगी तो उनसे अवश्य पूछना कि वो दिन भर सोई रहती है और केवल रात में ही क्यों जागती है। राजकुमार भोलेपन से बोला, ठीक है महाराज, मैं आज रात उनसे ये बात अवश्य पूछूंगा। यह कहकर वह धीरे धीरे आंखें मूंदकर राजा की गोद में ही सो गया। राजा ने उसे स्नेहपूर्वक सारिका के पास सुला दिया और भारी मन लेकर महल से बाहर निकल गए। सत्य यह था
कि सारिका का प्राण उस मोतियों की माला में बसा था जिसे दामिनी ने चुरा लिया था। दिन में वह माला अपने गले में धारण किए रहती थी, जिससे सारिका का शरीर निष्प्राण हो जाता था, किंतु रात को सोने से पहले दामिनी उसे उतार कर रख देती और उसी क्षण सारिका के शरीर में पुनः प्राण लौट आते। उस रात जब सारिका जागी और अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक भोजन करा रही थी, तभी राजकुमार ने कहा, माँ मेरा पेट भर गया है, मैं अब भोजन नहीं करूंगा। सारिका ने स्नेह से पूछा, बेटा आजकल तुम ठीक से भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? राजकुमार मुस्कुराकर बोला, माँ मैं भोजन कर चुका हूँ। दिन में राजा साहब आते हैं, वे मेरे साथ खेलते हैं और मुझे भोजन भी कराते हैं, फिर चले जाते हैं। सारिका क्षण भर के लिए चौंक गई, फिर वह शांत स्वर में बोली, अच्छा बेटा, और उन्होंने क्या कहा? राजकुमार बोला, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी माँ रात को जागे तो उनसे पूछना कि तुम दिन भर क्यों सोती हो और केवल रात में ही क्यों जागती हो। सारिका कुछ क्षण मौन रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। उसने सोचा अब समय आ गया है राजा को सारी सच्चाई बताने का। उस रात जब सारिका अपने बेटे को सुला रही थी, उसने धीरे से कहा, सुनो बेटा, कल जब राजा साहब आए तो उनसे एक बात अवश्य कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकदार मोतियों की माला है, उसी में मेरे प्राण बसे हुए हैं। दिन भर जब वह रानी उस माला को पहने रहती है, तब मैं निस्पंद पड़ी रहती हूँ और जैसे ही वह रात में उसे उतारती हैं, मेरे शरीर में पुनः प्राण आ जाते हैं। राजकुमार सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनता रहा। अगले दिन प्रतिदिन की भांति राजा विक्रम सिंह महल आए। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को गोद में लिया, वह बोला, हे महाराज, मेरी माँ ने कहा है कि बड़ी रानी के गले में जो माला है उसी में उनकी जान बसी है। यदि वह माला मुझे मिल जाए तो मेरी माँ पुनः जीवित हो सकती है। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उन्हें समझ आ गया कि सारिका की यह अवस्था दामिनी की ईर्ष्या और षड्यंत्र का परिणाम है। अब सबसे आवश्यक था उस माला को किसी भी प्रकार से वापस प्राप्त करना। राजा ने एक योजना बनाई और उसी दिन बड़ी रानी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने सहज भाव से पूछा, महारानी, ये जो भारी सी मोतियों की माला आपने पहनी है, ये आप सदैव क्यों पहनती हैं? इसे उतार दीजिए, अत्यंत बोझिल प्रतीत हो रही है। दामिनी ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, ये माला मेरी माता की अंतिम निशानी है, मैं इसे कभी नहीं उतार सकती। राजा ने जब देखा कि बड़ी रानी दामिनी माला उतारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब इसे प्राप्त करने के लिए सीधे मार्ग से नहीं बल्कि बुद्धि से कार्य लेना होगा। उनके चेहरे पर गंभीरता और सहानुभूति का भाव था। वे बोले, रानी, मेरा एक परम मित्र है, उसका एक छोटा सा राजकुमार है। दुर्भाग्यवश उस राजकुमार की माता अब इस संसार में नहीं रही। मेरा मित्र अत्यंत दुखी रहता है और अकेले उस राजकुमार की देखभाल नहीं कर पा रहा है। मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उस छोटे राजकुमार को कुछ दिनों के लिए महल में ला सकता हूँ? क्या आप उसका लालन पालन कर सकेंगी? अनुमति, महल में ला सकता हूँ। दामिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। वह बोली, हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप उस राजकुमार को अवश्य ले आइए। हमारी कोई संतान तो है नहीं। मुझे उसका ध्यान रखकर अच्छा ही लगेगा। फिर अगले दिन जब राजा सारिका के महल में जाते हैं, तब वह अपने पुत्र छोटे राजकुमार से कहते हैं, बेटा, जैसा मैं कह रहा हूँ ठीक वैसा ही करना। जब बड़ी रानी तुम्हें गोद में ले तो उनके गले में जो मोतियों की माला है उसे पकड़कर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देना और कहना कि मुझे इस माला के साथ थोड़ा खेलना है। तब तक रोते रहना जब तक वह माला उतार कर तुम्हें न दे दे। राजकुमार ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और बोला, मैं समझ गया। हे महाराज, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। जब राजकुमार और राजा महल में पहुंचते हैं, तब सभी लोग उस छोटे राजकुमार से अत्यंत स्नेह करने लगते हैं। थी देर में बड़ी रानी वहां आई और राजकुमार को गोद में उठा लिया। जैसे ही वह उसकी गोद में गया, उसने माला को पकड़कर रोना प्रारंभ कर दिया और मासूम स्वर में बोला, मुझे यह माला चाहिए, मैं इसके साथ खेलूंगा। राजकुमार जोर जोर से रोते हुए बार बार वही बात दोहरा रहा था। बड़ी रानी परेशान होकर बोली, नहीं राजकुमार, यह माला कोई खेलने की वस्तु नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे लिए अन्य खिलौने लेकर आती हूँ। लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और वह उतनी ही जिद के साथ चिल्ला रहा था, मुझे यही माला चाहिए। उसके रोने की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। एक एक कर सभी सेवक, दास, दासियां और महल के लोग वहां एकत्र हो गए। प्रत्येक व्यक्ति उसे शांत कराने का प्रयास करने लगा। कोई मिठाइयां लाया, कोई खिलौने दिखाने लगा, दोनों की प्रयास करने लगा, कोई उसे मनाने लगा। किंतु राजकुमार के मन में केवल वही माला थी। वह माला मानो उसके जीवन का प्रश्न बन चुकी थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यदि माला नहीं मिली तो उसकी सांसें ही थम जाएंगी। उसी क्षण योजना के अनुसार राजा विक्रम सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने राजकुमार की अवस्था देखी और फिर गंभीर स्वर में बड़ी रानी से कहा, रानी जी, यह आप क्या कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक छोटे से बालक से माला जैसी साधारण वस्तु के लिए तकरार कर रही हैं। सोचिए, यदि इस नन्हे राजकुमार को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? आपकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? बड़ी रानी कुछ क्षण विचार में पड़ गई। उसे पहली बार अपने निर्णय पर संदेह हुआ। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। यदि वास्तव में राजकुमार को कुछ हो गया तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उसने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए यह माला इस राजकुमार को दे देती हूँ। जब इसका मन भर जाएगा तो मैं इसे वापस ले लूंगी। उसने अपने गले से वह मोतियों की माला उतारी और राजकुमार को पकड़ा दी। राजकुमार वह माला लेकर इधर उधर घूम घूम कर खेलने लगा। कुछ देर बाद वह सीधे राजा के पास आया और मुस्कुराते हुए वह माला उन्हें दे दी। राजा ने बिना एक क्षण गवाए राजकुमार
को साथ लिया और सीधे सारिका के महल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने वह मोतियों की माला धीरे से सारिका के गले में डाल दी। क्षण भर में ही मानो चमत्कार हो गया। सारिका की बंद पलकें थरथराईं, होठों में कंपन हुआ और अगले ही पल धीरे से आंखें खोलकर वह बोली, महाराज, मेरे प्राण इसी मोतियों की माला में बसते हैं। जब ये माला किसी और के पास चली जाती है तब मेरे शरीर से प्राण भी चले जाते हैं। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सारिका, अब मैं सब जान चुका हूँ। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और उसे उसकी सजा अवश्य मिलेगी। राजा विक्रम सिंह ने सारिका का माथा सहलाते हुए कहा, तुम अभी कुछ दिन यहीं इसी महल में विश्राम करो। उचित समय आने पर मैं तुम्हें अपने साथ राजमहल ले चलूंगा। यह कहकर राजा चुपचाप वहां से चले गए। उधर बड़ी रानी दामिनी का मन अब बेचैनी से भर चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट स्पष्ट झलक रही थी। वह बार बार इधर उधर दृष्टि दौड़ाकर पूछती, महाराज, क्या आपने उस छोटे से राजकुमार को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं था, पर अब अचानक गायब हो गया। संभव है वह आपके साथ ही हो। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं रानी साहिबा, वह तो हमारे साथ नहीं है। देखिए, यहीं इधर उधर कहीं खेलता हुआ मिल जाएगा। रानी ने महल के प्रत्येक कोने को छान मारा, हर कक्ष हर आंगन में खोजा, किंतु राजकुमार कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर बाद राजा स्वयं उसके पास आए और बोले, रानी साहिबा, मुझे अभी एक अत्यंत गुप्त सूचना मिली है। हमारा पड़ोसी राज्य युद्ध के लिए तैयार बैठा है और इस बार उनका पहला निशाना है हमारा महल और आप। दामिनी सहम उठी, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी रक्षा के लिए मैंने पहले ही एक गुप्त तहखाना तैयार करवा रखा है। वह इतना सुरक्षित है कि वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ आपके लिए सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। आप कुछ दिन वहीं विश्राम करें जब तक संकट टल न जाए। डरी हुई बड़ी रानी कुछ भी न कह सकी। राजा के पीछे पीछे चलती हुई वह उस अंधेरी सुरंग जैसी जगह में उतर गई। भारी लोहे के दरवाजे के पीछे जब वह कैद हुई तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि महाराज अब सब जान चुके हैं। राजा बोले, रानी दामिनी, तुमने जो सारिका सुंदरी के साथ छल किया उसकी यही सजा है कि अब तुम इस तहखाने में जीवन भर रहोगी। रानी की आंखों में आंसू भर आए। वह भूमि पर गिर पड़ी। महाराज, कृपा कीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। एक बार क्षमा कर दीजिए। पर राजा का चेहरा अब पत्थर के समान कठोर हो चुका था। उन्होंने शीतल स्वर में कहा, तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने क्षमा करने योग्य कोई कार्य नहीं किया। अब यही अंधेरा, यही एकांत तुम्हारी सजा है। इतना कहकर राजा तेज कदमों से बाहर निकलते हैं और सीधे सारिका के महल की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार को अपने वक्ष से लगाकर सारिका की आंखों में देखते हुए राजा केवल इतना कहते हैं, चलो रानी, अब तुम्हारा राजमहल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।